नॉलेज आप पेट्रोल एंड डीजल इंजन का फुल हम प्रोवाइड करा देंगे। क्लास वाइज में आपको भी दिक्कत होगी, हमको भी दिक्कत होगी। इसका फुल हैंड रिटन नोट्स हिंदी में प्रोवाइड कराएंगे, इंग्लिश में नहीं। इंग्लिश का अगर आपको चाहिए तो ये बोर्ड पीडीएफ से आप इंग्लिश वाले नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे शुरू करते, थोड़ा सा कल की क्लास का 5 मिनट का रिवीजन करते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि भैया इंजन का क्लासिफिकेशन आपने पढ़ा था, इसको जल्दी जल्दी मैं लिख रहा हूं, मेरी राइटिंग अच्छी है लेकिन जल्दी लिख रहा हूं क्योंकि कल की क्लास में इसको पढ़ चुके हैं। भाई दो तरीके से हम लोग इसका क्लासिफिकेशन किए थे, क्या था, एक था आपका आईसी इंजन और दूसरा क्या था मेरे भाई, दूसरा था आपका ईसी इंजन। आईसी इंजन और ईसी इंजन। आईसी इंजन में फिर क्या था मेरे दोस्त ये बता दो, आईसी इंजन में फिर आपका था रेसिप्रोकेटिंग इंजन, रेसिप्रोकेटिंग इंजन, और दूसरा क्या था, दूसरा था आपका रोटरी इंजन। मेरे भाई मैं सिर्फ रिवीजन करा रहा हूं, हिंदी इंग्लिश सारा कुछ इसका पिछले क्लास में पढ़ाया हूं, तो जो नया भाई जुड़ेगा वो सिर्फ और सिर्फ, इसलिए मैं कोशिश ये ना करेगा कि मैं सिर्फ इंग्लिश से पढ़ाता हूं, नहीं, पिछली क्लास में इसका हिंदी सब लिख रखा हूं, यहाँ पे सिर्फ रिवीजन करा रहा हूं। तो दूसरा क्या था भैया, रोटरी इंजन। इसके बाद रेसिप्रोकेटिंग इंजन को कितने भागों में बांटा, 2 भागों में। कौन कौन सा, एक था आपका एसआई इंजन, ठीक है, और दूसरा था आपका सीआई इंजन यानी कि कंप्रेशन इग्निशन इंजन। फिर इसको बांटा 2 भागों में, कौन सा, एक था आपका 2 स्ट्रोक और दूसरा था आपका 4 स्ट्रोक, ठीक है। फिर इसमें भी बांटा, एक था आपका 2 स्ट्रोक और दूसरा क्या था, 4 स्ट्रोक। इतना सबको क्लियर है मेरे भाई, इतना सबको क्लियर है ना, यहां तक किसी को कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं, आप कहोगे नहीं, ठीक है, यहां तक क्लियर। अब आओ आगे बढ़ते। अब मैं आपसे कहूं कि सिर्फ इसी आधार पर क्या इंजन को बांटते हो, बताओ, सिर्फ इसी आधार पर क्या इंजन को बांटते हो, आप कहोगे नहीं, हम कैसे बांटेंगे, और भी चीजों के हिसाब से बांटेंगे। जैसे मैं आपसे कहूं कि भैया सिलेंडर की संख्या के आधार पर, आप जानते हो ना, जैसे कि अगर मान के चलो बाइक में आपका 1 सिलेंडर इंजन है, तो क्या कार में भी एक सिलेंडर इंजन होगा, बताइए, क्या कार में भी आपका 1 सिलेंडर इंजन होगा, आप कहोगे नहीं, कार में हमारे 4 सिलेंडर इंजन हो सकती है, स्विफ्ट है, 4 सिलेंडर इंजन की आती है, टाटा नैनो आई थी, फ्लॉप हो गई। 2 सिलेंडर इंजन की आती है, फॉर्च्यूनर, ये सारी स्कॉर्पियो वगैरह है, इसमें कितने 6 सिलेंडर इंजन हो सकते हैं। तो कुल मिला के सिलेंडर की संख्या के आधार पर भी इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। इसके बाद बात करें सिलेंडर की व्यवस्था के आधार पर, यानी कि अरेंजमेंट ऑफ सिलेंडर, यानी कि सिलेंडर की संख्या के आधार पर, इंग्लिश में बोले तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर की व्यवस्था के आधार पर बात करें, यानी कि सिलेंडर को कैसे अरेंजमेंट किया गया है, व्यवस्था के आधार पर कैसा है भैया। देखो मेजर जो क्वालिफिकेशन होता है वो तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल होता है, कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। लेकिन फिर सिलेंडर की व्यवस्था के आधार पर इनलाइन इंजन क्या होता है, हॉरिजॉन्टली अपोज्ड इंजन क्या होता है, और मैं आपसे पूछूं बताओ वी इंजन कितना होता है, वी इंजन क्या होता है, रेडियल इंजन क्या होता है। तो जो आपके सिलेबस से थोड़ा थोड़ा रिलेटेड है वो सारा कुछ हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। अगला देखो भाई मैं आपसे कहूं स्पीड, ठीक है, अब कोई होता है लो स्पीड इंजन होता है, कोई हाई स्पीड इंजन होता है। स्पीड के आधार पर, यानी कि इंग्लिश में बोले तो ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड, ठीक है, ऑन द बेसिस, ठीक है। इंग्लिश वाले बच्चे को देखो भाई मैं बोल देता हूं, भले लिखूं ना लेकिन बोल देता हूं, ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड। इस तरीके से बहुत है, दहन क्रिया के आधार पर से, मतलब अंदर उसके जो सिलेंडर के अंदर फ्यूल है उसको जलाया कैसे जा रहा है, स्पार्क प्लग के द्वारा जलाया जा रहा है कि संपीड़ित हवा के तापमान से जलाया जा रहा है, तो ढेर सारे हैं, इसी के बारे में हमको एक एक करके पढ़ना है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहला पढ़ते हैं दहन क्रिया के आधार पर। मेरे भाई देखो अब यहाँ पे ज्यादा लोड ना लेना कि सर ये क्या पढ़ा रहे हो, हमको समझ में नहीं आ रहा है, बस थोड़ा सा बस जैसे आप नदी में डूब रहे हो लेकिन थोड़ा सा प्रयास आप करो, हाथ पैर मारो तो निकल सकते हो, बस वही चीज है। ये शुरू की 2-4 जो क्लासेज है ये बस वही नदी है, आपको इसमें ढीला नहीं पड़ना है, इसमें बस थोड़ा थोड़ा हाथ पैर मारते रहना है, ये पकड़ में आने लगेगा। जैसे अगर आपको अभी पकड़ में नहीं आ रहा है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैं बार बार कहता हूं कि अगर पकड़ में नहीं आ रहा है, समझ में कम आ रहा है, छोड़ना नहीं, अरे यार समझ नहीं आ रहा है। जैसे हम लोग मैथ नॉर्मली क्या करते थे, अरे यार समझ नहीं आ रहा है, फिर मैथ हम छोड़ते चले जाते तो कभी हमारा मैथ स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता। तो ये भी इंजन है, देखो भाई हम लोग 3 साल 4 साल 6 साल से यही पढ़ रहे हैं, यही चीज आपको भी समझ में आएगा, लेकिन छोड़ना नहीं है। कुछ नहीं समझ में आ रहा है फिर से पूछो, फिर से वीडियो को देखो, फिर से क्लास को देखो, YouTube पे इसके तरह तरह के एनिमेशन पढ़े उसके थ्रू देखो, लेकिन छोड़ना नहीं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा छोड़ना नहीं, समझ में आएगा 2 क्लास 4 क्लास 6 क्लास के बाद ये समझ में आने लगेगा, तो बस आपको वो हाथ पैर मारते रहना है। हाथ पैर नहीं मारोगे डूब जाओगे, तो इसमें बस हाथ पैर मारते रहोगे, शुरू का 2-4 क्लास समझ में आने लगेगा, अभी नहीं समझ में आएगा, 2-4 क्लास के बाद समझ में आने लगेगा, तो हाथ पैर मेरे भाई मारते रहना, ठीक है, ठीक है। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग रोशन भैया, खुश हो गए, गुड इवनिंग, ठीक है। चलिए तो हाथ पैर दोस्त इसमें क्या करते रहना, मारते रहना। अब देखिए सबसे पहला है दहन क्रिया के आधार पर, यानी कि ईंधन को जलाया कैसे जाता है, ये आपके ऊपर की चीज है, लेकिन कभी कभी यहां से पूछ लेता है कि बताओ, मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं सिंपल कि पेट्रोल इंजन, ठीक है, पेट्रोल इंजन किस आधार पर काम करता है, किस साइकिल पर काम करता है। अब साइकिल के लिए घबराना नहीं, साइकिल में आपको 3rd चैप्टर जो आपका आएगा उसमें मैं आपको समझाऊंगा। तो ये बताओ कि जो दहन क्रिया के आधार पर है पेट्रोल इंजन किस साइकिल पर काम करता है। तो भाई देखो इसे कांस्टेंट वॉल्यूम कंबस्टन इंजन बोलते हैं, हिंदी में आप कहोगे तो नियत आयतन पर दहन, नियत आयतन पर दहन वाला इंजन, नियत आयतन पर दहन वाला इंजन। अब ये नियत आयतन कहीं आ गया, कांस्टेंट वॉल्यूम कहीं आ गया, तो कांस्टेंट वॉल्यूम इंजन कौन सा होता है, आप बताओगे ये होता है पेट्रोल इंजन। कांस्टेंट वॉल्यूम इंजन कौन सा होता है भैया, पेट्रोल इंजन। आपसे अगला प्रश्न पूछ सकता है कि पेट्रोल इंजन किस साइकिल पर कार्य करता है, तो आप कहोगे कि ऑटो साइकिल पर कार्य करता है। किस पर कार्य करता है, किस साइकिल पर कार्य करता है, तो आप कहोगे पेट्रोल इंजन ऑटो साइकिल पर कार्य करता है, ऑटो साइकिल पर कार्य करता है।
तो पहला प्रश्न क्या बना कि पेट्रोल इंजन कैसा किस आधार पर दहन होता है, तो आपको नियत आयतन पर, कांस्टेंट वैल्यू पर। मॉडल पेपर में तैयार करवा रहा हूं, उस सब में इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। पेट्रोल इंजन किस साइकिल पर काम करता है, तो आप कहोगे ऑटो साइकिल पर। सभी भाइयों के जवाब जो है आ रहे, बहुत शानदार मेरे दोस्त। अब इसी तरीके से कांस्टेंट प्रेशर है, कांस्टेंट प्रेशर यानी कि नियत दाब, इसको क्या बोलोगे मेरे भाई, नियत दाब पर दहन, नियत दाब पर दहन वाला इंजन। और ये कौन सा होगा बताओ, अब आपको समझ जाना चाहिए। नियत दाब पर दहन वाला इंजन हो गया हमारा डीजल इंजन, डीजल इंजन। और डीजल इंजन किस साइकिल पर कार्य करता है, डीजल इंजन कार्य करता है डीजल साइकिल पर। साइकिल नहीं समझ में आ रहा, मैं बताऊंगा, मैं आपके मन में क्या सवाल आते हैं मैं सब जानता हूं भाई। साइकिल मैं आपको बताऊंगा थर्ड चैप्टर में, क्योंकि उसका कांसेप्ट वहीं से क्लियर होगा। तो आप परेशान मत होना, अभी बस आप इतना याद कर लो कि डीजल इंजन किस साइकिल पर कार्य करता है, तो आप कहोगे डीजल साइकिल पर। किस पर कार्य करता है, डीजल साइकिल पर कार्य करता है। बहुत शानदार, बहुत सारे भाइयों के जवाब आ रहे हैं, बहुत अच्छे मेरे भाई, ठीक है। अब अगला है डुअल कंबस्टन इंजन। डुअल कंबस्टन इंजन होता है कि मतलब जिसमें क्या हो, जिसमें कांस्टेंट वॉल्यूम भी हो और कांस्टेंट प्रेशर भी हो, ठीक है। यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा कांस्टेंट वॉल्यूम और क्या हो जाएगा, कांस्टेंट प्रेशर। और नॉर्मली इस जो डुअल कंबस्टन इंजन होता है इस पे डीजल इंजन कार्य करता है। अब आप कहोगे सर हमने तो पढ़ा था भैया कि आपने अभी बताया कि ये डीजल साइकिल पर डीजल इंजन कार्य करता है, अब आप बता रहे हैं कि डुअल कंबस्टन जो साइकिल होता है उस पर भी डीजल इंजन काम करता है। ऐसा क्यों भाई, ऐसा इसलिए देख, जैसे पहले की बाइक आती थी, पहले की बाइक किस तरीके की, किस मॉडल की थी, उसकी एफिशिएंसी कम होती थी। तो पहले के जो डीजल इंजन आते थे वो प्योर डीजल साइकिल पर काम करते थे, तो इनकी एफिशिएंसी क्या होती थी, कम। हमने इस साइकिल को थोड़ा सा मॉडिफाई किया, थोड़ा सा इस डीजल साइकिल को मॉडिफाई किया और इसमें कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर दोनों ऐड कर दिया, तो इसकी एफिशिएंसी बढ़ गई। आजकल जो डीजल इंजन काम करते हैं किस पर, डुअल कंबस्टन, डुअल साइकिल इसको नॉर्मल भाषा में बोलते हैं, इस पर कार्य करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पर यही चीज यहां पे लिखी हुई है जो मैंने आपको समझाई कि पेट्रोल इंजन तथा गैस इंजन, पेट्रोल इंजन तथा गैस इंजन मतलब सीएनजी इंजन, पेट्रोल इंजन तथा सीएनजी इंजन में ईंधन का दहन स्थिर आयतन पर होता है, स्थिर आयतन पर होता है, ठीक है। और डीजल इंजन में दहन, डीजल इंजन में जो दहन है वो स्थिर दाब पर होता है, स्थिर दाब पर, वही जो मैंने आपको बताया। और दोहरे दहन चक्र में प्रारंभ में दहन स्थिर आयतन और बाद में स्थिर दाब पर होता है, मतलब दोनों। डुअल वाले में क्या हो जाएगा, दोहरे मतलब डुअल वाले में क्या हो जाएगा, स्थिर आयतन भी हो जाएगा, स्थिर आयतन या नियत आयतन, आप बोलो दोनों एक ही चीज, नियत आयतन या नियत दाब, स्थिर आयतन या स्थिर दाब। जो इंग्लिश वाला बालक रहेगा इसको जल्दी से एक बार पढ़ेगा भाई, जल्दी से एक बार पढ़ेगा और इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए भाई तुम्हारा नेट कनेक्शन कमजोर है, अपनी बुरा है, तो उसमें मैं क्या करूंगा मेरे भाई, ये बता दो, ठीक है। अब अगला है इंजन में सिलेंडर की संख्या के आधार पर, यानी कि अब सिलेंडर की संख्या कितनी है उसके आधार पर हम लोग क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे, ठीक है। चलिए अब इसमें है सिंगल सिलेंडर इंजन, मतलब सिंगल सिलेंडर इंजन मतलब क्या भैया, एक सिलेंडर होगा, क्या होगा, एक सिलेंडर इसमें होगा, एक सिलेंडर जो है इसमें आपका हो जाएगा। और मल्टी सिलेंडर इंजन मतलब सिलेंडर की संख्या दो या दो से अधिक, क्या हो जाएगा, इसमें क्या लिख सकते हो, सिलेंडर की संख्या, ऊपर लिख देता हूं, नीचे लिखता हूं, ऊपर ये लिख लो, सिलेंडर की संख्या क्या हो जाएगी, तो आप कहोगे नंबर ऑफ सिलेंडर इज मोर टू और मोर देन टू, यानी कि दो या दो से अधिक। तो इसमें आप क्या लिखोगे, सिलेंडर की संख्या दो या दो से अधिक, ठीक है। जैसे कि 4 हो गया, 6 हो गया, ट्रक वगैरह में 8 सिलेंडर इंजन लगते हैं तो 8 हो गया, तो ये मल्टी सिलेंडर इंजन कहे जाएंगे। अब यहीं से एक प्रश्न पूछ लेता है, एक प्रश्न क्या पूछता है भाई, एक प्रश्न क्या पूछता है कि मल्टी सिलेंडर इंजन की आईएचपी मैंने आपको बताया था ना पिछली क्लास में नहीं, मैंने आपको जब पेपर सॉल्व कराया था एनसीएल वाला यूट्यूब पे, तो वहां पे बताया था मल्टी सिलेंडर इंजन की आईएचपी निकालने के लिए मॉर्स टेस्ट किया जाता है। और यही से आपका प्रश्न बनता है कि मल्टी सिलेंडर इंजन की आईएचपी निकालने के लिए क्या किया जाता है, मॉर्स टेस्ट किया जाता है। मल्टी सिलेंडर इंजन की आईएचपी निकालने के लिए मॉर्स टेस्ट किया जाता है। और आईएचपी क्या है भैया, आईएचपी का फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है, आईएचपी क्या है, तो आप कहोगे आईएचपी है इंडिकेटेड, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा थर्ड चैप्टर, क्या है आईएचपी, क्या है बीएचपी, क्या है ये मैं आपको थर्ड चैप्टर पढ़ाऊंगा। तो आप इसमें क्या कहोगे, इंडिकेटेड हॉर्स पावर, ठीक है। तो ये सिलेंडर की संख्या के आधार पर क्या हो गया, ये सिलेंडर की संख्या के आधार पर क्लासिफिक, बहुत स्पीड पढ़ा रहे हैं, ठीक है। चलिए तो स्पीड नहीं पढ़ा रहे भाई, ठीक है, धीरे करते आप ही तो कहते हो यार कि 1.5 महीने में एग्जाम हो जाएगा, मैं समय नहीं देखने वाला दोस्त, इसमें चाहे 1.5 घंटे हो जाए, चाहे 2 घंटे हो जाए, चाहे 2.5 घंटे हो जाए। अगर आप मेरे साथ उम्मीद के साथ बने रहोगे दोस्त
जितने लाइव शुरू में आए उतने अगर बने रहेंगे तो मैं क्लास चलाता रहूं, ठीक है। और अगर आपका जोश और जज्बा, जैसे कल मैंने 1 घंटे 38 मिनट की क्लास, आज भी मैं लगभग वही लेने वाला हूं, और जोश और जज्बा अगर आपका अच्छा रहा तो मैं क्लास 1.5 से 2 घंटे ही करता हूं। क्यों? क्योंकि भाई आपको पता है पेपर जल्दी होना, हमारी कोई प्रेशर है, मैंने आपसे वादा किया भाई कोर्स टाइम से खत्म कर दूंगा। तो अगर आप साथ दोगे, अगर आप साथ दोगे तो भाई मैं पढ़ाने के लिए बिल्कुल तैयार हूं, मैं मेहनत करने के लिए आपके साथ बिल्कुल तैयार हूं, ठीक है। थोड़ा सा स्लो कर देते हैं, ठीक है। तो अब देखो भाई, सिंगल सिलेंडर इंजन है, सिंगल सिलेंडर इंजन में मतलब एक सिलेंडर जो आपकी बाइक में होता है, ठीक है। मल्टी सिलेंडर इंजन मतलब संख्या 2 या 2 से अधिक हो जाए। और आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि मल्टी सिलेंडर इंजन की आईएचपी निकालने के लिए, इंडिकेटेड हार्स पावर निकालने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? मॉड्स टेस्ट किया जाता है। और आईएचपी का फुल फॉर्म भी आपसे पूछता है क्या होता है? इंडिकेटेड हार्स पावर। यही पे अगर लिखना हो तो बीएचपी का फुल फॉर्म लिख लो। बीएचपी का फुल फॉर्म क्या होता है? बीएचपी का फुल फॉर्म होता है ब्रेक हार्स पावर। बीएचपी का फुल फॉर्म क्या? ब्रेक हार्स पावर। ये भी आप लिख लो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है ऑपरेटिंग स्पीड के आधार पर। अब मतलब भाई कोई इंजन धीरे धीरे चल रहा है, कोई इंजन हाई स्पीड पर चल रहा है, कोई मीडियम स्पीड पर, कोई हाई स्पीड पर। तो लो स्पीड इंजन स्पीड के आधार पर क्या हो गए? लो स्पीड इंजन हो गए, मीडियम स्पीड इंजन हो गए और हाई स्पीड इंजन हो गए। अब मैं आपसे कहूं भाई कोई इंजन चल रहा है, शादी ब्याह में जो इंजन चलता है, जनरेटर जिसे हम लोग नॉर्मली बोलते हैं, मैं आपसे कहूं भाई वो क्या है? स्लो स्पीड है कि हाई स्पीड? कैसे आप अपने मन से कह दोगे कि भैया ये स्लो स्पीड है या हाई स्पीड है? बाइक का इंजन स्लो स्पीड है, 4 व्हीलर का हाई स्पीड है। आप कह दोगे क्या ऐसे? कैसे कैसे? कोई ना कोई तो क्राइटेरिया होगा, कोई ना कोई तो क्राइटेरिया होगा जिसपे आप कह पाओगे कि ये स्लो स्पीड इंजन, ये मीडियम स्पीड इंजन और ये हाई स्पीड इंजन। तो वो क्राइटेरिया क्या है? वो क्राइटेरिया है दोस्त ये कि 350 आरपीएम से कम निम्न स्पीड यानी कि लो स्पीड इंजन कहलाता है, ठीक है। 350 आरपीएम से लेकर 1000 आरपीएम तक मध्यम स्पीड कहलाते हैं, और 1000 आरपीएम से ऊपर उच्च स्पीड यानी कि हाई स्पीड इंजन कहे जाते हैं। मैं आपसे कहूं आरपीएम का सबसे पहले तो आप फुल फॉर्म बता दो मेरे भाई। आरपीएम, ये फुल फॉर्म भी पूछा जाता है कभी कभी। आरपीएम का फुल फॉर्म होता है रिवोल्यूशन पर मिनट। अच्छा मैं आपसे कहूं ये रिवोल्यूशन पर मिनट जो ये कह रहा है आरपीएम, किसका आरपीएम कह रहा है भाई? क्या जो आपकी गाड़ी चल रही है इंजन से, उस व्हील जो टायर घूम रहा है जितनी स्पीड से, क्या उसकी स्पीड की बात कर रहा है ये? क्या आपका पहिया जिस आरपीएम से घूम रहा है क्या उसकी बात कर रहा है? नहीं, इंजन के आरपीएम की बात हो रही है। और इंजन आरपीएम मतलब क्रैंक शाफ्ट कितने रिवोल्यूशन यानी कि कितने चक्कर प्रति मिनट लगा रहा है, ठीक है। तो ये 350 जो आरपीएम है ये किसका है मेरे भाई? किसका आरपीएम है? तो आप कहोगे क्रैंक शाफ्ट का आरपीएम। किसका आरपीएम है? क्रैंक शाफ्ट का आरपीएम है। किसका आरपीएम है भाई? क्रैंक शाफ्ट का। अच्छा मैं आपसे पूछूं, अगला प्रश्न पूछता है कि जो इंजन आरपीएम है ये किससे मेजर करते हैं, किससे मापते हैं? तो आप क्या बताओगे भाई? इंजन आरपीएम मापा जाता है टैकोमीटर से। किससे? टैकोमीटर। क्या कहेंगे भैया? इसे हम लोग कहेंगे टैकोमीटर से। क्या करते हैं? इंजन आरपीएम को जो मेजरमेंट करते हैं वो किससे करते हैं? टैकोमीटर से। और ये आपको पता होगा कौन सा स्लो स्पीड होगा, कौन सा मीडियम स्पीड होगा और कौन सा हाई स्पीड होगा। बिल्कुल सही है भाई। एग्जाम डेट नहीं निकला दोस्त, लेकिन हमारी जिम्मेदारी तो है कि हम जल्दी से जल्दी आपको सिलेबस खत्म करके दें, ठीक है। तो वही किया जा रहा है दोस्त। यहाँ कोई चीज छूटेगी नहीं, उसमें उसके लिए मत घबराना कोई चीज छोड़ के भाग जाऊंगा, नहीं, कोई चीज छूटेगी नहीं। जितना आपके हिसाब से है आपको उससे एक लेवल ऊपर ही मिलेगा, ये आप क्लियर कर लेना, लेकिन थोड़ा सा इंटेंसिटी के साथ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए कार्य क्षेत्र क्या था। अब बस आपको ये नाम जानने हैं, ये जो नाम यहाँ पर है बस आपको यही यहाँ पर जानने हैं। कार्य क्षेत्र के आधार पर यानी कि कोई इंजन कहां पर प्रयोग हो रहा है, कोई इंजन कहां पर प्रयोग हो रहा है उसके आधार पर उसका क्लासिफिकेशन। जैसे कि स्टेशनरी इंजन, कोई स्टेशनरी इंजन है कहीं मिल में रखा है, कोई पानी निकाल रहा है मशीन से रख के उस इंजन से, तो वो स्टेशनरी इंजन में आ गया। मोबाइल इंजन ऐसा इंजन जिसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके, जैसे कि शादी ब्याह वाला जो इंजन है इसको समझ सकते हो। मरीन इंजन उसको बोलते हैं भैया जो समुद्री जहाज में इंजन प्रयोग होते हैं। समुद्री जहाज में प्रयोग होने वाले इंजन, समुद्री जहाज में प्रयोग होने वाले इंजन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया? उसको हम लोग बोलते हैं मरीन इंजन। क्या बोलते हैं? मरीन इंजन। और मरीन इंजन क्या होता है? मरीन इंजन होता है बेसिकली ज्यादातर जो क्या होता है ये 2 स्ट्रोक इंजन होता है। आप कहोगे सर हमारी गाड़ी में तो, हमारी व्हीकल में, हमारी बाइक में, हमारी फॉर्च्यूनर में, हमारी टोयोटा में कौन सा इंजन प्रयोग होता है? 4 स्ट्रोक इंजन। तो ऐसा इस इंजन में क्या है कि इसको हम लोग मरीन इंजन यानी कि समुद्री जहाज वाले इंजन में प्रयोग करते हैं। सारे प्रश्नों के जवाब आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे आपको खुद ब खुद मिलते जाएंगे। अगला है लोकोमोटिव इंजन, फिर उसके बाद एरो इंजन यानी कि एरोप्लेन वाले इंजन, और इसके बाद है आपके ऑटोमोबाइल इंजन यानी कि जो आपके ऑटोमोबाइल में इंजन क्या होते हैं? प्रयोग होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? जो आपके ऑटोमोबाइल में इंजन प्रयोग होते हैं उनकी बात यहाँ पे हो रही है। ये सिर्फ आपको जानना है, तो बहुत ज्यादा लोड नहीं देना, बस आप इसको जानते रहो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है शीतलन विधि के आधार पर। अब देखो यहीं से पिछली बार एनसीएल में प्रश्न पूछा था भैया मोटरसाइकिल का इंजन कैसा होता है? मोटरसाइकिल का इंजन कैसा होता है बताओ? एयर कूल्ड इंजन। तो एयर कूल्ड इंजन कौन सा है? जैसे कि आप एग्जांपल ले लो इसका, मोटरसाइकिल सबसे अच्छा है। मोटरसाइकिल यानी कि बाइक आप कह सकते हो, बाइक, ठीक है। इसका इंजन कैसा होता है? एयर कूल्ड होता है। जबकि अगर मैं आपसे कहूं आपकी कोई 4 व्हीलर है, कोई बस है, कोई ट्रक है, उसका इंजन कैसा होता है? वाटर कूल्ड यानी कि उसमें आए जो कूलिंग मीडियम हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? वाटर का यानी कि पानी का प्रयोग करते हैं। तो वाटर कूल्ड इंजन कौन सा हो गया? जैसे कि आपका हो गया बस हो गया, ठीक है, ट्रक हो गया,
ठीक है। आप लोग क्या चलाने वाले हो, डंपर ऑपरेटर ऐसे कुछ है ना, डंपर चलाने वाले हो, जितने भी मतलब हैवी इंजन है वो सब क्या रहेंगे, सब आपके वाटर कूल्ड रहेंगे, यानी कि उनको कूल करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करेंगे भाई, वाटर का उपयोग करेंगे। तो ये वाला जो प्रश्न है, ये वाला जो प्रश्न है, ये आप ध्यान रखना। एयर कूल्ड इंजन कैसा होता है, मोटरसाइकिल का इंजन कैसा होता है, एयर कूल्ड, इसका पूरा एक अलग से चैप्टर है, तो वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, आपको उसके लिए परेशान नहीं होना, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे इतना जानो, ये डायरेक्ट परीक्षा में आपसे प्रश्न टकराया था। अगला है, ये भी याद करने वाली चीज है, थोड़ा सा मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। अधिनियंत्रण के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ गवर्निंग ऑफ इंजन। गवर्निंग का मतलब सबसे पहले समझो। जैसे कि मैं आपसे कहूं कि भाई बताओ, गवर्नर होता है, पहले जैसे अभी राज्य में अब तो मंत्री मुख्यमंत्री होता है, गवर्नर, लेकिन राज्य का अगर मैं आपसे कहूं सर्वे सर्वा कौन, राज्य का सर्वे सर्वा कौन, गवर्नर। जैसे कि राज्य का राज्यपाल गवर्नर, जैसे कि अभी यूपी के राज्यपाल कौन है बताओ, आनंदीबेन पटेल है क्या। तो मतलब वैसे तो मुख्यमंत्री कंट्रोल करता है, लेकिन आप देखो शक्ति जो रहती है वो किसके हाथों में, आपको पॉलिटी वगैरह पढ़ते होंगे। अब जैसे पूरे देश को कौन कंट्रोल करता है, तो प्रधानमंत्री है, लेकिन जो फर्स्ट आदमी माना जाता है कौन माना जाता है, वो आपका प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति माना जाता है। इसी तरीके से राज्यपाल या गवर्नर क्या करता है, राज्य को चलाता है। सिंपल समझो, मंत्री मुख्यमंत्री को भूल जाओ। तो ऑन द बेसिस ऑफ गवर्निंग, यानी कि कैसे आप कंट्रोल कर रहे हो अपने इंजन को, सिंपल समझे। ऑन द बेसिस ऑफ गवर्निंग, अधिनियंत्रण, यानी कि कैसे आप अपने इंजन पर जो नियंत्रण है वो आप कैसे रख रहे हो उसके आधार पर। तो सबसे पहले देखो, क्वालिटी गवर्न इंजन, क्वालिटी गवर्न इंजन। तो क्वालिटी गवर्न जो इंजन होते हैं ये आपके होते हैं डीजल इंजन, डीजल इंजन। अब ये नहीं समझ में आया कैसे डीजल इंजन निकाले, अब इसको समझो। क्वांटिटी गवर्न इंजन, क्वांटिटी मतलब क्या होती है, क्वांटिटी मतलब होती है मात्रा। क्वांटिटी मतलब क्या भैया, मात्रा, यानी कि कितनी मात्रा। जैसे कि अब 1 लीटर है पानी है तो उसकी क्या है, मात्रा है, क्वांटिटी है। मैं कहूं एक जो है 1 गिलास दूध है तो वो उसकी क्या है, क्वांटिटी है, मात्रा है। तो क्वांटिटी गवर्न इंजन कौन सा होता है, ये आपका होता है पेट्रोल इंजन। ये आपका कौन सा होता है भैया, पेट्रोल इंजन होता है। अब थोड़ा सा आपके माइंड में दिमाग डालने की कोशिश करता हूं, थोड़ा सा माइंड में मतलब ये चीज डालने की कोशिश करता हूं कि भाई आपको याद ना करना पड़े। अच्छा ये बताओ, आपने ये सुना है, कभी कहीं सुना होगा कि पेट्रोल इंजन में एयर और पेट्रोल का मिक्सचर उपयोग करते हैं, समझ रहे हो ना। उसमें क्या होता है, पिछली बार मैंने आपको पढ़ा था, उसमें क्या होता है, उसमें आप रेशियो बनाते हो ना, क्वांटिटी तय करते हो ना, भैया इतना हम एयर को मिलाएंगे, इतना पेट्रोल को मिलाएंगे और उसके बाद मिला के इसको सिलेंडर में भेजेंगे। क्वांटिटी, एयर कितनी क्वांटिटी में आएगा, पेट्रोल कितनी क्वांटिटी में आएगा, और फिर दोनों का मिक्सचर बना के उसको सिलेंडर में भेजा जाएगा। इतना थोड़ा बहुत क्लियर है कि नहीं, कि एयर जो सिलेंडर के अंदर हम लोग भेजते हैं पेट्रोल इंजन में, वो एयर प्लस पेट्रोल दोनों मिला के भेजते हैं। तो क्वांटिटी यानी कि एयर कितनी क्वांटिटी, पेट्रोल कितनी क्वांटिटी, ये हमको डिसाइड करना पड़ रहा है। तो क्वांटिटी गवर्न इंजन कौन सा हो जाएगा, पेट्रोल इंजन, और क्वालिटी गवर्न इंजन कौन सा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा डीजल इंजन। और हिट एंड मिस गवर्न इंजन कौन सा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा गैस इंजन, गैस इंजन, ठीक है। हिट एंड मिस गवर्न इंजन कौन सा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा गैस इंजन, ठीक है। चलिए, गवर्नर को रिक्वायर्ड स्पीड कंट्रोल पे लगाया था। कंट्रोल मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, कंट्रोल, यहां पे अभी मैं गवर्नर नहीं समझा रहा हूं, यहां पे मैं आपको समझा रहा हूं कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग से आप देखो कि हम कंट्रोल क्या कर रहे हैं। तो एयर, पेट्रोल इंजन हम एयर की क्वांटिटी और पेट्रोल की क्वांटिटी को कंट्रोल कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, क्वांटिटी गवर्न इंजन। और यहां पे उसका अपोजिट क्या हो गया, क्वालिटी गवर्न इंजन, डीजल इंजन, ठीक है मेरे भाई। हाँ, 15:1 होता है, बिल्कुल सही, ठीक है। चलिए अब देखो यहाँ पर क्या है, डीजल इंजन में गति के नियंत्रण है, तो वही चीज लिखे, क्वालिटी अधिनियंत्रण विधि। पेट्रोल इंजन की क्वांटिटी अधिनियंत्रण विधि तथा गैस इंजन को हिट एंड मिस विधि से क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। वही भाई इंग्लिश में लिखी हुई है, फॉर कंट्रोल ऑफ स्पीड इन डीजल इंजन क्वालिटी हैज कंट्रोल द मेथड ऑफ करेक्ट क्वांटिटी इन पेट्रोल इंजन एंड कंट्रोल द गैस इंजन विद हिट एंड मिस मेथड। क्लियर है इतना, आगे बढ़ते हैं। अब आपका आ जाता है मजे वाला मैटर, ठीक है। यही आपके लिए थोड़ा सा मेन है, ज्यादा प्रश्न आपके बनते हैं जो पीछे आपने पढ़ा, इसके कंपैरिजन में यहाँ से क्या बनते हैं भाई, ज्यादा प्रश्न बनते हैं। यहाँ से क्या बनते हैं, ज्यादा प्रश्न बनते हैं, ठीक है। 14.7 लिखो मेरे भाई, चाहे 15 लिखो, 14.7 लिखो चाहे 15 लिखो, ठीक है। ये चीज आपकी क्लियर है। अब देखो, इंजन में सिलेंडर की व्यवस्था के आधार पर, वही जो मैंने आपको बताया, कैसे आप सिलेंडर को लगा रहे हैं। देखो एक बेसिक तो ये हो गया, जो बेसिक टाइप ये हो गया, बेसिक टाइप अरेंजमेंट का क्या हो गया, एक तो हो गया वर्टिकल इंजन, इस तरीके से। जहां पर भी मैं आपको डायग्राम बनाऊंगा आगे, यह वर्टिकल इंजन ही बनाने वाले हैं। सिलेंडर जिसका क्या है, खड़ा है, ठीक है। मिस गवर्न नहीं भैया, नहीं, मैं आपसे पहले बता रहा हूँ, मिस गवर्न, क्वालिटी गवर्न मत पढ़ोगे दोस्तों, उसका एक्सप्लेनेशन मुझसे ना करवाओ, मैं तुमको पूरा साइकिल पढ़ा दूंगा, पूरा सब कुछ पढ़ा दूंगा, एक रत्ती आपके काम करेंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेरा टेस्ट मत लो दोस्त, और ना उसको पढ़ने का प्रयास करो जो मैं नहीं पढ़ा, बस इतना भरोसा रखो। 4 साल 5 साल सही कर रहा हूँ, थोड़ा सा दोस्त इतना भरोसा रखो, ठीक है। और विद्यासागर चंदा जी, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इतना आप हमसे मत करवाइए, ठीक है। कराने को मैं सब कर दूंगा दोस्त, लेकिन आप किसी काम करें, आप अपना भी टाइम वेस्ट करोगे, दूसरे का भी टाइम वेस्ट करोगे। एक बार मुझे जो मन से पढ़ा रहा उसको पढ़ा लेने दो, उसके बाद अपना क्लियर करवा लेना है। जो सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जो कहोगे 1-2 क्लास एक्स्ट्रा लेकर क्लियर कर दूंगा। अगर तुमको लगेगा कि तुमसे वहां से प्रश्न बनता है, उस एग्जाम में प्रश्न आएगा, तो मैं वो अलग से करवा दूंगा। अभी यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो बेसिक टाइप क्या हो गया, बेसिक 2 टाइप तो हो गया आपका वर्टिकल इंजन, बेसिक 2 टाइप हो गया आपका वर्टिकल इंजन। वर्टिकल इंजन इसे हम लोग क्या बोलते हैं भैया, ऊर्ध्वाधर इंजन। क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर इंजन, ठीक है। और
और ये क्या हो गया, ये वर्टिकल इंजन हो गया, ये क्या हो गया, ये आपका हो गया हॉरिजेंटल इंजन। हॉरिजॉन्टल इंजन यानी कि क्षैतिज। क्षैतिज अब क्या मतलब है भाई, क्षैतिज इंजन, ये खड़ा इंजन है और ये बड़ा इंजन है। तो ये मतलब इसका सिलेंडर क्या है, इस तरीके से अरेंजमेंट रहेगा, इसके अंदर रहेगा इस तरीके से पिस्टन। और जैसा कि आपने एक्सटर्नल कंबस्टन इंजन में देखा था, ठीक है, जैसा आपने एक्सटर्नल कंबस्टन इंजन में देखा था। अब फायरिंग ऑर्डर भी समझा दीजिए। फायरिंग ऑर्डर मेरे भाई मैं सब पढ़ाऊंगा यार, सब पढ़ाऊंगा मेरे दोस्त। फायरिंग ऑर्डर क्या यहाँ पे बीच में, इंजन पता ही नहीं तुमको, फायरिंग ऑर्डर समझा दूं, ठीक है। फायरिंग ऑर्डर जब तब समझ में आएगा भैया जब आप पढ़ोगे, जब आप पहले वर्किंग पढ़ोगे तब आएगा फायरिंग ऑर्डर, अभी नहीं आएगा मेरे दोस्त। सब समझाऊंगा, काहे इतना उतावले हो रहे हो यार, इतना उतावले मत हो, ठीक है। और क्षैतिज इंजन क्या है, क्षैतिज इंजन है ये आपका ये, ठीक है। चल तो इसमें देखो 2 सिलेंडर इंजन का चाहे 1 2 कर लो, 3 सिलेंडर इंजन का चाहे 1 3 2 कर लो, या 1 2 3 कर लो, ठीक है। 4 सिलेंडर इंजन का 13 42 कर लो या 14 32 कर लो, ठीक है। 6 सिलेंडर इंजन का 15 36 24 कर लो, और 8 सिलेंडर इंजन के ढेर सारे कॉम्बिनेशन बनते हैं। तो ये आपसे पूछता है, पढ़ाऊंगा मेरे दोस्त, पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। चलिए पढ़ाऊंगा, आप धैर्य रखिए, बस 10 दिन 12 दिन 15 दिन आपको खुद ही समझ में आ जाएगा भाई किस लेवल का हम लोग पढ़ने वाले हैं। आपको आपके जितने भी डाउट है खुद ही दूर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका है। अब इसके आधार पर कई तरह के होते हैं, जैसे कि आपका इनलाइन इंजन हो गया, इनलाइन इंजन सिलेंडर की व्यवस्था के आधार पर इनलाइन इंजन, ठीक है। इनलाइन इंजन हिंदी में इसे बोलते हैं इनलाइन इंजन, इनलाइन, ठीक है। दूसरा आपका हो गया भैया हॉरिजेंटली अपोज्ड इंजन, हॉरिजेंटली अपोज्ड। इंग्लिश में हिंदी में भी यही बोलेंगे, हॉरिजेंटली अपोज्ड इंजन। अगला हो गया आपका वी टाइप इंजन, अगला क्या हो गया आपका वी टाइप इंजन। और अंत में आपका क्या हो गया रेडियल इंजन, अंत में आपका क्या हो गया मेरे भाई रेडियल इंजन, ठीक है। ये रेडियल इंजन, ये 4 तरह के इंजन के बारे में हमको पढ़ना होगा, ठीक है। इग्नोर नहीं कर सकते, थोड़ा सा बालक है, थोड़ा सा समझा करो यार, उसने पैसा दिया है, पेमेंट किया है, अभी आप ही मान के चलो कमेंट कर रहे हो तो मैं इग्नोर कर दूं, थोड़ा सा समझो, कोई दिक्कत नहीं, कोई इतना दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत 2-4 मिनट कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे ये हो गया। तो अब इसी के बारे में हमको पढ़ना ही नहीं, चारों के बारे में ज्यादा प्रश्न आपसे प्रश्न यहाँ से बनने की संभावना नहीं है, लेकिन मान लो अगर पूछ ले, ठीक है, क्योंकि मल्टी सिलेंडर इंजन और इस तरह के इंजन आपके वाहन में प्रयोग होते हैं। भाई उसने ये तो कहा नहीं, उसने कहा नॉलेज, अब नॉलेज से रिलेटेड तो कुछ भी पूछ सकता है, कोई स्पेसिफाई किया नहीं, बस उसने कहा नॉलेज आप डीजल एंड पेट्रोल। अब डीजल पेट्रोल बहुत बड़ा है, मैं अपनी तरफ से आपको सब कवर कराने का प्रयास करूंगा, ठीक है। ये आपका हो गया। तो पहला है आपका इनलाइन इंजन, पहला क्या है आपका इनलाइन इंजन। इनलाइन का मतलब क्या, जैसे कि आप पहले स्कूल में पढ़ते थे, लाइन में लगते थे परीक्षा के लिए, पहला लड़का हाथ जोड़ खड़ा हो गया, फिर दूसरा लड़का, फिर तीसरा लड़का, तो एक लाइन मास्टर बोलते थे ना, बच्चों लाइन में खड़े हो जाओ, हाथ जोड़ लो, और उसके बाद फिर वंदना शुरू हो जाती थी, ठीक है। जो भी यार वंदना तो अभी आती नहीं है, ठीक है, तो वो शुरू हो जाती थी। तो इसमें क्या है, देखो ये एक सिलेंडर है, ये आपका एक सिलेंडर है, ये दूसरा सिलेंडर है, ये तीसरा सिलेंडर है, और ये चौथा सिलेंडर है। एक सिलेंडर, उसके पीछे दूसरा सिलेंडर, उसके पीछे तीसरा सिलेंडर, और उसके पीछे चौथा सिलेंडर लाइन में है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं इनलाइन इंजन, ठीक है। सिलेंडर कैसे निकालें बताऊंगा भाई अलग से, मैं डेमो दे रहा था, गलत ये ना लगे मुझे आता नहीं फायरिंग ऑर्डर वाले, इसलिए मैंने बता दिया कैसे गलत, ठीक है। तो ये इनलाइन इंजन, तो पूछा जाता है इसमें सिलेंडर की व्यवस्था कैसी होती है, पूछा जाता है कि इसमें सिलेंडर की व्यवस्था कैसी होती है, कैसी होती है भाई। तो आप कहोगे इसमें सिलेंडर की व्यवस्था एक के पीछे एक की जाती है, तो इसमें क्या लिखोगे सिलेंडर, सिलेंडर की व्यवस्था, सिलेंडर की व्यवस्था कैसे की जाती है, तो आप कहोगे एक के पीछे एक, यानी कि एक के पीछे एक, एक के पीछे एक की जाती है। अगला जो सबसे शानदार प्रश्न यहाँ पे बनता है वो क्या बनता है भाई, वो ये बनता है कि भाई किस इंजन में, किस प्रकार के इंजन में, मतलब सिलेंडर की व्यवस्था के आधार पर किस प्रकार के इंजन में सबसे लंबी क्रैंकशाफ्ट होती है। क्रैंकशाफ्ट आपकी होती है ये वाली, ये वाली ये वाली आपकी जो होती है शाफ्ट, इसी को हम लोग बोलते हैं क्रैंकशाफ्ट, ठीक है। तो पूछा जाता है बताओ भाई किस तरह के इंजन में सबसे लंबी क्रैंकशाफ्ट होती है, तो आप कहोगे इनलाइन इंजन में। तो अगला पॉइंट इसमें लिख लोगे क्या होती है इसकी क्रैंकशाफ्ट, इसकी क्रैंकशाफ्ट क्या होती है मेरे भाई सबसे, यानी कि सबसे मतलब ज्यादा लंबी क्या लिख सकते हैं, मतलब सबसे लंबी होती है, जितने भी आपके अरेंजमेंट वाले होते हैं सबसे लंबी होती है, यानी कि लेंथ में क्या होती है भाई अधिक होती है, यानी कि इट क्रैंकशाफ्ट इज लार्जर देन अदर टाइप्स ऑफ इंजन, जो सिलेंडर की व्यवस्था के आधार पर। तो इसमें से ये 2 पॉइंट पूछे जा सकते हैं, ये 2 पॉइंट पूछे जा सकते हैं। तो इसको आपको क्या करना है भाई, इसको आपको याद रखना है, ठीक है, इसको आपको क्या करना है याद रखना है, ठीक है। अब देखो यार एक चीज यहाँ पे भूल गया मैं, यहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया था डीजल, अभी इसको थोड़ा आगे देखते हैं, डीजल इंजन के नियंत्रण के आधार पर। अब कल मैंने आपको बताया था ना कि मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, 2 इंजन हमारे और होते हैं, किस आधार पर, स्पार्क इग्निशन ईंधन को जलाने के आधार पर, ईंधन को कैसे जलाते हैं हम लोग उस आधार पर। तो यहाँ पे आप अलग से हेडिंग डाल के लिख लोगे ईंधन को जलाने के आधार पर, ईंधन यानी कि फ्यूल, फ्यूल को जलाने के आधार पर, फ्यूल को जलाने के आधार पर,
ठीक है, आधार पर इंजन के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ इंजन ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूल इग्निशन या फ्यूल कंबस्टन। जहां पे मैंने आपको दो टाइप बताए थे ना, दो टाइप बताए थे। एक क्या बताया था, एक मैंने आपको बताया था स्पार्क इग्निशन इंजन, स्पार्क इग्निशन इंजन, और दूसरा मैंने आपको क्या बताया था, कंप्रेशन। अब कल इसका बंद करना, तो आज यहाँ पे नहीं लिखते, कंप्रेशन इग्निशन इंजन, ठीक है। तो मैंने आपको कल ये भी बताया था, तो ये कैसा इंजन होता है, ये भाई होता है आपका पेट्रोल इंजन, ठीक है। और ये आपका होता है कौन सा, ये होता है आपका डीजल इंजन। ये कैसा होता है, डीजल इंजन। अब देखो अगला प्रश्न पूछता है, स्पार्क इग्निशन इंजन में फ्यूल को कैसे जलाते हैं, ईंधन को कैसे जलाते हैं। तो आप क्या बताओगे, स्पार्क इग्निशन इंजन में जो फ्यूल को जलाते हैं वो कैसे जलाते हैं, स्पार्क प्लग की सहायता से। तो आप इसमें क्या लिखोगे, स्पार्क प्लग की सहायता से क्या करते हैं भैया, फ्यूल यानी ईंधन को क्या करते हैं, जलाते हैं, फ्यूल को जलाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे यही प्रश्न आपसे पूछा गया था कि भाई डीजल इंजन में क्यों, डीजल इंजन में मतलब अब फ्यूल क्या पड़ेगा, डीजल ही तो पड़ेगा। तो डीजल इंजन में डीजल को कैसे जलाते हैं, तो आप कहोगे इसमें डीजल को कैसे जलाते हैं, तो आप कहोगे इसमें डीजल को संपीड़ित यानी कि कंप्रेस संपीड़ित हवा यानी कि एयर, संपीड़ित हवा के तापमान से जलाते हैं, तापमान यानी कि टेम्परेचर, तापमान से क्या करते हैं भैया, जलाते, ठीक है। इतना क्लियर है। अब यही आपसे प्रश्न पूछेगा आपको कैसे जलाएंगे, भाई किसी भी चीज आपको कोई दबा रहा है, जबरदस्ती कर रहा है कि नहीं तुम ये काम करो, नहीं तुम ये काम करो, कोई जबरदस्ती आपके ऊपर प्रेशर बना रहा है, तो आपका भेजा गर्म हो जाएगा कि नहीं, आपका मत्था गर्म हो जाएगा कि नहीं। तो उसी तरीके से इसमें हवा को इतना दबा देते हैं कि हवा गर्म हो जाती है। जब वर्किंग आप समझोगे डीजल इंजन की तो वहां पे आप समझ रहे होगे। तो इसमें हवा को इतना ज्यादा दबा दिया कि हवा आपकी हो गई गर्म। अब जब गर्म हो गई डीजल उसमें आएगा तो चलने लगेगा। तो डीजल को कैसे जलाते हैं, संपीड़ित हवा के तापमान से, यानी कि हवा को कंप्रेस करके इतना गर्म कर देते हैं कि जब उसमें डीजल आता है तो वो जलने लगता है, ठीक है। चलिए तो ये हो गया, ये आपका इनलाइन इंजन। मैंने आपको बताया एक के पीछे एक व्यवस्था होती है, इसकी क्रैंकशाफ्ट क्या होती है, सबसे ज्यादा लंबी होती है। दूसरा है हॉरिजॉन्टली अपोज्ड इंजन, दूसरा क्या है मेरे भाई, हॉरिजॉन्टली अपोज्ड इंजन। अब देखो इसमें अपोजिट, इसके नाम से ये स्पष्ट है। सबसे पहली बात, हॉरिजॉन्टली मतलब लेटा हुआ, इसका सिलेंडर देखो खड़ा नहीं है, लेटा हुआ, ये सिर्फ इसमें पिस्टन दिखाया गया है। अब एनिमेशन के थ्रू मैं आपको दिखाऊंगा। पहले एक बार चारों पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद एनिमेशन देखते हैं। यहाँ पिस्टन दिखाया गया, इसके चारों तरफ ऐसे सिलेंडर लगा होगा, पिस्टन है तो सिलेंडर भी तो होगा ना, तो उसी के अंदर ये पिस्टन जो है तो बड़ा इंजन है, हॉरिजॉन्टली है, अपोजिट है। देखो एक पिस्टन इधर जा रहा है, एक पिस्टन इधर जा रहा है, तो इसी से इसका क्या नाम रख दिया गया, हॉरिजॉन्टली अपोज्ड इंजन। क्रैंकशाफ्ट कहां पे लगी रहती है, क्रैंकशाफ्ट ये है, ये वाली जो पूरा पार्ट दिख रहा है, ये आपका क्या है, ये आपका क्रैंकशाफ्ट, ये आपका क्या है, ये आपका क्रैंकशाफ्ट, ये वाला, ये आपका क्या है, क्रैंकशाफ्ट। तो और पिस्टन ऐसे चलता है, पिस्टन ऊपर नीचे करेगा, अभी दिखाऊंगा। तो ये इधर जाएगा तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा तो इधर जाएगा। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टली अपोज्ड इंजन, ठीक है। इंजेक्टर से होता है नासर, नहीं भैया, इंजेक्टर से दहन नहीं होता, इंजेक्टर से डीजल आता है। जलता कैसे है, वो संपीड़ित हवा के तापमान से, इंजेक्टर से जलता नहीं। इंजेक्टर का काम है कंबस्टन चैम्बर में डीजल को इंजेक्ट कराना। जैसे आप सुई लगाते हो ना, सुई लगाते हो तो सुई का काम क्या है, दवा को शरीर के अंदर पहुंचाना। अगर आपसे कहो ऐसे खाली इंजेक्शन लगा दो, क्या आप ठीक हो जाओगे, नहीं। सुई का एक माध्यम है, कैसा माध्यम, आपके शरीर के अंदर दवा पहुंचाने का। मतलब मुझे यार सुई लगाए, बचपन में बहुत डर लगा होगा, तो अभी कोरोना में भी कोविड लगाए होंगे तो वहां भी सुई लगी होगी। तो वो सुई क्या है, एक माध्यम है क्या करने का, दवा को आपके शरीर में पहुंचाने का। तो सेम इसी तरीके से इंजेक्टर है, इंजेक्टर जलाता नहीं, इंजेक्टर एक मीडियम है डीजल को सिलेंडर के अंदर पहुंचाने का। जलता कैसे है, कंप्रेस्ड हवा के तापमान से, ठीक है, संपीड़ित हवा के तापमान से जलता, ठीक है। कंप्रेसर वाला नहीं समझ रहा, अभी नहीं समझ आएगा दोस्त, सब चीजें रिलेटेड है। मैंने आपसे कहा कि छोड़ना नहीं, बस 4 से 6 क्लास का, 2 क्लास देखो इसमें लगेगी, 3 क्लास आपकी कंस्ट्रक्शन में लगेगी, 1 क्लास आपकी वर्गीकरण टर्म में लगेगी, और फिर उसके बाद फोर स्ट्रोक डीजल इंजन की वर्किंग, फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन की वर्किंग। 10 लेक्चर दोस्त मुझे दे दो, उसके बाद नहीं समझ जाएगा तो गारंटी है पता, 10 लेक्चर दे दो, ठीक है। चल हाँ, डीजल का स्प्रे करता है, रवि राय ने बिल्कुल सही बताया, सौरभ तिवारी ने भी बताया कि फव्वारे के रूप में आता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। यह किस काम में आता है, अब क्या किस काम में आता है, अब इसमें क्या किस काम में आता है बताओ, ठीक है। चलो पहले इधर लिखो, इधर एक लाइन लिखो, इसमें सिलेंडर की व्यवस्था 2 चपटी कतारों में की जाती है, ठीक है। आप इसमें क्या लिखोगे, इसमें क्या लिखोगे, सिलेंडर की व्यवस्था क्या की जाती है भाई, 2 चपटी कतार। अब इसका क्या मतलब है, यानी कि इसका मतलब है 2 फ्लाइट रोज, यानी कि 2 चपटी कतारों में की जाती है। और क्या होती है भैया, और क्रैंकशाफ्ट क्या होती है, इन दोनों के बीच होती है। 2 चपटी कतारें, इधर एक लाइन और क्रैंकशाफ्ट के बीच, इन दोनों के बीच में होती, ठीक है। ये क्लियर, बस इतना ही जानना, ज्यादा प्रश्न। अगला, अब ये खतरनाक वाला इंजन है, इससे प्रश्न पूछ लेता है। ये कौन सा इंजन है भैया, खतरनाक वाला इंजन है। ये कौन सा है, ये वी टाइप इंजन है। कैसा इंजन है भाई, कितने लेक्चर में खत्म हो जाएगा, लेक्चर करने का
टोटल ये 45 घंटे का है। ये एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इंजन 40 से 45 घंटे का है। अब यही समझ लो मैं कितना भी करूंगा, 1.5 घंटे की भी क्लास लूंगा, 1 महीना आपका इसमें लगने वाला है। किसमें? एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इंजन। तो दिल थाम के धैर्य से पढ़ना, बस पढ़ना। 2 महीने से पहले आपका पेपर नहीं होने वाला, 1 महीने में इसको खत्म कर दूंगा, 1 महीने में उसको, बाकी अपना स्ट्रेटेजी के चलता रहेगा। इधर मैथ रीजनिंग आपका 2 महीने की हो जाएगा। स्ट्रेटेजी के जब तक एग्जाम नहीं होगा, थोड़ा बहुत भाई आप कराता रहूंगा, योजनाएं कराता रहूंगा, पढ़ाता रहूंगा, ठीक है। तो मेन आपका तो अगर 1.5 घंटे की भी क्लास लेता हूँ डेली, तो ये 1 महीना लग जाएगा। अगर मैं कोई भी गैप नहीं करता हूँ, किसी भी दिन में छुट्टी नहीं लेता हूँ, संडे टू मंडे मैं आपको पढ़ाता हूँ, तो इसमें 1 महीना लगेगा। ठीक है भाई, इतना क्लियर हो गया? चलिए अब देखिए, अब इसमें वी टाइप इंजन है, यानी कि नाम से ही स्पष्ट है। नाम से ही स्पष्ट है भाई, क्या स्पष्ट है नाम से? इसके नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें जो सिलेंडर की व्यवस्था की जाएगी वो किस आधार पर की जाएगी भैया? सिलेंडर कैसे सेट होंगे? वी शेप में सेट होंगे। सिलेंडर कैसे होंगे? वी शेप में। अच्छा देखो, जो बुलेट आती है आजकल, बुलेट लेके घूम रहे हो आप लोग, उसका सिलेंडर कैसा होता है बताओ? कुछ लगता है ऐसा? बताओ, बुलेट किसके पास है पहले तो ये बताओ। दूसरी चीज ये बताओ कि बुलेट का जो इंजनवा रहता है मेरे भाई, बताओ ऐसा कुछ लगता है कि नहीं? ऐसा ही तो देखो, ऐसे बाहर निकला था ऐसे। तो मतलब सिलेंडर हमने कैसे लगाया? वी शेप में लगाया। सिलेंडर हमने कैसे लगाया? वी शेप में लगाया। तो वी शेप में लगाया तो भाई ये कैसा इंजन हो गया? ये वी इंजन हो गया। अब आप कहोगे आपने तो कहा यहाँ से प्रश्न बनता है, कैसे प्रश्न बनेगा ये तो बताओ गुरु, कैसे प्रश्न बनेगा? तो आओ उसको भी बता देते। पहले एक पॉइंट इसमें जो है लिखो, ठीक है। इसमें सिलेंडर की व्यवस्था, सिलेंडर की व्यवस्था कैसे की जाती है भाई? सिलेंडर की व्यवस्था वी शेप में, सिलेंडर की व्यवस्था कैसे की जाती है? तो आप कहोगे वी शेप में व्यवस्था, वी शेप में 2 लाइंस में की जाती है, 2 लाइंस। यानी कि पहला पॉइंट तो आपका क्या क्लियर हुआ? पहला पॉइंट ये क्लियर हुआ कि लाइन 2 ही रहेगी। जैसे मान के चलिए 2 सिलेंडर इंजन, अब आपको 4 सिलेंडर बनाना है तो लाइन यही 2 रहेगी। इसके पीछे लगा दो तीसरा और इसके पीछे लगा दो चौथा, तो ये 4 सिलेंडर भी इंजन हो जाएगा। जैसे मान के चलो 6 सिलेंडर इंजन लगाना है तो लाइन 2 ही रहेगी। 3 आपका इस लाइन में लग जाएगा, 3 आपका इस लाइन में लग जाएगा, इसके पीछे 3 आपका इस लाइन में लग जाएगा और 3 आपका इस लाइन में लग जाएगा, इसके पीछे। तो लाइन कितनी रहेगी? 2 ही रहेगी। अब देखो यहां से पूछता है आपका कोण, ठीक है। क्या पूछता है भाई? कोण पूछता है, ठीक है। कोण पूछता है तो आप कहोगे V6। V6 का मतलब क्या हो गया भाई? V6 का मतलब 6 सिलेंडर इंजन। तो आप कहोगे 3 सिलेंडर की, V6 में क्या हो गई? 3 सिलेंडर की कितनी लाइंस होती है? 2 लाइंस। 2 लाइंस मतलब 3 इधर 3। V6 का मतलब 6 सिलेंडर इंजन। V6 का मतलब क्या? 6 सिलेंडर इंजन। 3 सिलेंडर की 2 लाइंस होती है। 2 लाइंस क्या होती है भाई? होती है, ठीक है। और जो कोण है, कोण यानी कि एंगल होता है इनके बीच में, ये कितना होता है भैया? ये आपका होता है 60 डिग्री। कितना होता है एंगल? 60 डिग्री होता है अगर 6 सिलेंडर इंजन है तो। अगर 6 सिलेंडर इंजन है तो इनके बीच जो वी शेप ये बन रहा है मेरे भाई, ये बन रहा है ना, ये कोण कितना होगा? ये कोण आपका होगा 60 डिग्री। अगर कितना सिलेंडर इंजन है? 6 सिलेंडर इंजन है। कितना सिलेंडर इंजन है? 6 सिलेंडर इंजन है, ठीक है। चलिए अब देखो यहाँ पे क्या है, अब देखो यहाँ पे क्या है। अब अगर मैं आपसे कहूं यही 8 सिलेंडर इंजन हो गया, यही क्या हो गया आपका? V8 हो गया। V8 का मतलब क्या? वी शेप का इंजन है और 8 सिलेंडर इंजन है। इसमें आप क्या लिखोगे? 4 सिलेंडर की 2 कतारें 90 डिग्री पर होती है। 4 सिलेंडर की 2 लाइंस, 4 सिलेंडर की 2 लाइंस क्या होती हैं? 90 डिग्री पर, 90 डिग्री पर होती है। यानी कि अगर 8 सिलेंडर पूछेगा तो यही वाला आपको बताना है और मोस्टली यही पूछा जाता है, मोस्टली यही पूछा जाता है। अगर आपसे कुछ लिख कर ना दे, ध्यान से समझना, अगर कुछ लिख कर ना दे 6 सिलेंडर 8 सिलेंडर कुछ ना लिख के दे, किसको मारोगे? 90 डिग्री। पूछेगा वी शेप में कोण कितना होगा? 90। अगर 90 नहीं है तो 60 मार सकते हो। स्पेशली लिख के पूछे 6 सिलेंडर इंजन में कितना रखा जाता है तो आप कहोगे 60 डिग्री। 8 सिलेंडर इंजन में कितना रखा जाता है? 90 डिग्री। 90 डिग्री 8 सिलेंडर इंजन में ये कोण होता है, ठीक है। चलिए तो इतना भाई आपको ध्यान रखना है। हाँ भैया, ये वीडियो ऐप पर अपलोड होगी, वीडियो क्या होगी? ऐप पर ये अपलोड होगी। अगला है आपका रेडियल इंजन। अगला क्या है भाई? अगला है आपका रेडियल इंजन। रेडियल इंजन में क्या है? जैसे इसको समझो, जैसे कि मैं आपसे कहूं यहाँ पे ये सर्किल है, सर्किल के सेंटर से जो दूरी होती है इसको आप क्या कहते हो? रेडियस कहते हो कि नहीं? तो रेडियस, ये रेडियस जैसे मान के चलो हम यहाँ पे कितने हैं? 1 2 3 4 5 सिलेंडर का रेडियल इंजन है। 5 सिलेंडर का ये रेडियल इंजन है। तो हमने सेंटर से वृत्त खींचा 1 2 3 4 5 और यहीं पे ऐसे लगा दिया सिलेंडर रेडियली, यानी कि जैसे वृत्त में ये हो गया इस तरीके से, इस तरीके से। तो मतलब रेडियली हमने अरेंजमेंट कर दिया एक वृत्त की त्रिज्या के हिसाब से। तो यही इंजन क्या होता है? यही इंजन होता है आपका V2 का एंगल। अब फिर फर्जी सवाल है, फिर फर्जी सवाल V2 का एंगल, V2 का एंगल, V1 का एंगल, V4 का एंगल, V3 का एंगल, वो मत पढ़ना भाई जो मैं पढ़ा दूं। बस भाई फर्जी सवाल करना जो तुमसे परीक्षा में नहीं पूछा जाए। V2 का एंगल, V3 का एंगल, ठीक है, V4 का एंगल, V5 का एंगल, V6 का एंगल, 7 का एंगल, 8 का एंगल, 9 का एंगल, देखो मास्टर को आता है कि नहीं, ठीक है। चल पूरी वाला कितना डिग्री डन है? नहीं पता भाई मुझे। जो आप बेसिकली जो आपको जिज्ञासा हो दोस्त, जिज्ञासा हो, आपके मन में इतने दिन बहुत जिज्ञासा थी, आपने इंजन पढ़ लिया, ठीक है। आप इतने दिन से ड्राइवरिंग कर रहे हो, कभी इंजन नहीं पढ़ा। जिज्ञासा के लिए गूगल बाबा, परीक्षा में फंसाने के लिए यहाँ से पढ़ो। सिंपल सी बात, फंडा। मैं साफ बोलता हूँ, मैं साफ बोलता हूँ भाई, जो चीज परीक्षा में आएगा वो मैं पढ़ाऊँ। बाकी तो बकवास पढ़ाने का मेरे पास टाइम है ना आपके पास टाइम है। जितनी जल्दी आप इस बात को समझ गए उतना जल्दी सिलेक्शन, जितनी जल्दी इस बात को नहीं समझे उतना जल्दी फिर घूमते रह जाओगे, ठीक है। जीएस जैसे आप पढ़ते हैं, जीएस अब जीएस मायने नहीं रखता दोस्त क्या पढ़ना है। जीएस पढ़ना वो है जो परीक्षा में आए,
सिलेक्ट कौन लड़का होता है? जल्दी सिलेक्शन किसका होता है? सिलेक्शन उसका होता है जिसको ये पता है कि पढ़ना है जरूरी है, वो तो पता ही है, क्या छोड़ना है जिसको ये पता चल गया उसका सिलेक्शन। ठीक है, बाकी यार देखो तुमको कोर्स भी टाइम से चाहिए, कोर्स भी जब लड़का फोन करता है बस मेडिकली सर परीक्षा से पहले करा देंगे ना, बोलते भाई करा देंगे सर, 1.5 महीने में पेपर हो जाएगा, 1.5 महीने में पेपर हो जाएगा सर, करा देंगे कि नहीं? मैंने कहा भाई अगर 1.5 महीने में पेपर हो जाएगा तो मैं 1.5 महीने तुम्हारा सिलेबस करा दूंगा। ठीक है, लड़का 500 रुपए देने से पहले 20 बार पूछेगा दोस्त, ठीक है, करा दोगे कि नहीं करा दोगे, क्या क्या पढ़ाओगे? और जब यहाँ पे पढ़ाऊंगा दोस्त आप अगर इस तरह के सवाल करोगे मैं दे सकता हूँ सवालों के जवाब, लेकिन फिर वही है कि ना आपके किसी काम का ना मेरे किसी काम का, वही हो जाएगा धोबी का गधा, ना घर का ना घाट का, ना इधर पढ़ पाए ना उधर कुछ सीख पाए, और टाइम पूरा निकल गया, एनसीएल का पेपर आ गया, हम यही पूछते रह गए कि सर 2 सिलेंडर का कोड कितना होगा और 1 सिलेंडर का कोड कितना होगा, कहाँ यूज होता है सर इसको बता दो, ऐसा कर दो वैसा कर दो। ठीक है, चलो तो ये है भैया रेडियल इंजन, इसके बारे में 1-2 पॉइंट लिख लो। ठीक है, तो यहाँ पे हेडिंग डालोगे आप रेडियल इंजन, कुछ पॉइंट इसमें लिख लोगे कि इसमें क्या की जाती है भाई, इसमें सिलेंडर की व्यवस्था, सिलेंडर की व्यवस्था कैसे की जाती है? रेडियली। अब रेडियली का मतलब मैंने आपको समझाया ना कि वृत्त की वही त्रिज्या पे एक तरह से हम लोग सिलेंडर को रखते हैं, वृत्त की 5 त्रिज्याएं, 6 सिलेंडर लगाने तो 6 त्रिज्याएं खींच रहे, 8 सिलेंडर लगाने तो 8 त्रिज्याएं खींच रहे, तो इसमें सिलेंडर की व्यवस्था कैसे की जाती है भैया? रेडियली। ठीक है, चलिए अगला है इस प्रकार का इंजन क्या होता है? तो आप कहोगे इस प्रकार का इंजन कैसा होता है? हल्का एंड दृढ़ का मतलब भैया रिजिड, यानी कि लेस वेट होता है और मजबूत होता है, हल्का और दृढ़ यानी कि रिजिड होता है। ठीक है, और हल्का है भाई तो इसका उपयोग कहां पर किया जाएगा? आप कहोगे इसका उपयोग कहां पर किया जाता है? इसका उपयोग एरोप्लेन में किया जाता है, इसका उपयोग एरोप्लेन में किया जाता है। ठीक है, ये प्रश्न आपसे पूछा भी गया है, किसका उपयोग कहां पर किया जाता है? ठीक है, एरोप्लेन में किया जाता है। ठीक है, चलिए इसमें क्या होता है? इसमें जो प्रेशर होता है वो क्या होता है? अधिक होता है, और जो स्पीड है इसकी स्पीड भी क्या होती है? बहुत अधिक, क्योंकि एरोप्लेन में हमको क्या चाहिए होती है भैया? हाई स्पीड चाहिए होती है। प्रेशर जो इसमें कंबस्टन प्रेशर, बेसिकली आप कंबस्टन मत जानो, बस ये जानो सिलेंडर के अंदर जो प्रेशर होता है वो बहुत ज्यादा होता है, और जो स्पीड होती है वो भी क्या होती है मेरे भाई? बहुत अधिक होती है। और ये कैसा इंजन होता है? हाई फ्यूल इफिशिएंट इंजन, यानी कि फ्यूल की बहुत अच्छी बचत करता है, ये फ्यूल इफिशिएंट होता है, यानी कि माइलेज को मिला के समझो, अच्छा माइलेज देता है, इतना समझ सकते हो। तो क्या होता है? हाई फ्यूल इफिशिएंट इंजन ये होता है, हाई फ्यूल इफिशिएंट इंजन आपका होता है कौन सा? ये रेडियल इंजन। ठीक है, चलिए मैंने आपसे पहले कहा दोस्त, अगर आप देखो नोट्स बनाते हैं बेशक शानदार है, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ सब आपको लिखना है। ठीक है, जितना मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ ये सब आपको लिखना है, ये सब छपा वाला भी, छपा जो है इसमें मतलब छपा तो कम ही है, कहाँ ज्यादा छपा है यार। ये दोस्त मैं तेज पढ़ा रहा हूँ, टीचर तो इस क्लास में तीन क्लास निकाल देता है, 3 टॉपिक। ठीक है, आप इस बात को समझो कि आपको क्रीम दिया जा रहा है, बहुत फास्ट मोड में दिया है। ठीक है, तो जो सब आपको लिखना है भाई, जो भी यहाँ पे छपा है ये भी लिखना है, और जो मैं लिख के पढ़ा रहा हूँ ये भी आपको लिखना है। ठीक है, अगर आप नोट्स नहीं बनाना चाहते, रिक्वेस्ट है मेरी, आप नोट्स बनाइए, कोशिश करिए बनाने की, लिखने की फाइल बना लीजिए, जो स्पाइरल वाली होती है उसको लिखने में बना लीजिए। और अगर आप नहीं बनाना चाहते तो भाई ये वाला और का बाकी का वादा नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने ग्रुप में कहा था भाई कोई हैंड रिटन नोट्स लिखेगा जिसका नोट्स सेलेक्ट होगा, जैसे मैथ का है, रीजनिंग का है, कोई लड़का नोट्स बना रहा है, 7 पेज पे क्लीन बना रहा है तो वो नोट्स बना के हमको देगा, तो हम उसको उसकी पूरी फीस कोर्स खत्म होने पे वापस कर देंगे। लेकिन कोई बनाना ही नहीं चाहता यार, तो और बाकी सबका वादा नहीं करता कि हैंड रिटन नोट्स दूंगा, लेकिन इसका मैं हैंड रिटन नोट्स आपको फुल हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा जब ये वाला पार्ट हमारा एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इंजन, ये वाला टेक्निकल वाला पार्ट जब खत्म होगा, इसका फुल नोट्स आपको 200 से 250 पेज का ये आपको प्रोवाइड करा दिया है। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, इसका सिर्फ वादा कर रहा हूं, बाद में कहना नहीं हिंदी का भी चाहिए हमको, रीजनिंग का भी चाहिए, मैथ का भी चाहिए, ट्रैफिक वाला भी चाहिए, उसका वादा नहीं कर रहा हूं, इसका वादा मैं कर रहा हूं कि टेक्निकल वाला जो होगा एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इंजन, इसका फुल नोट्स ये वाला पार्ट खत्म होने के बाद टेक्निकल वाला मैं आपको प्रोवाइड करा। ठीक है, बिल्कुल पीडीएफ से आप नोट कर सकते हैं, बिल्कुल आप पीडीएफ से नोट कर सकते हैं, पीडीएफ से आप नोट कर सकते हो बिल्कुल, अगर आप क्लास देख के समझ लेते हो इसके बाद पीडीएफ से नोट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। पीडीएफ जब क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में अपलोड होता है उसके साथ पीडीएफ में अपलोड करवा देता हूं। तो अब आप देख लो यहाँ पे क्लास अच्छे से समझ लो, तो कितनी स्पीड में बना पाओगे नहीं साथ में नोट्स, क्लास अच्छे से देख लो, समझ लो, और उसके बाद क्या कर लो, नोट बना लो। ठीक है, पीडीएफ से इतना क्लियर होगा भैया, इतना क्लियर हुआ। तो इसको आप देखने से पहले अब आओ चलते हैं अपने एनिमेशन की तरफ। ठीक है, ये रेडियल इंजन तक हमारा हो गया, तो यही कैसे सिलेंडर की व्यवस्था है हमारी, उस आधार पर हमको जो है देखना है, उस आधार पर हमको ये है देखना है भैया हमारे इंजन चलते कैसे। हम ये है आपका इन लाइन, देख रहे हो, एक के पीछे एक आपका सिलेंडर यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, ये आपकी फ्लाई व्हील है, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये आपकी कैम शाफ्ट है जो ऊपर दिख रही है, और ये आपके इंटेक और एग्जॉस्ट वाल्व है। देखो हर सिलेंडर के साथ इंटेक और एग्जॉस्ट वाल्व देखो लगे हुए हैं। ये आपका टाइमिंग गियर है, ये आपकी नीचे वाली जो दिख रही है जिसमें पिस्टन लगा है, ये आपकी क्रैंक शाफ्ट है। ये क्या है? क्रैंक शाफ्ट। ये आपका क्या है? फ्लाई व्हील। और ये इंजन कैसा है बताओ, ये इंजन कैसा है? एक के पीछे एक सिलेंडर, सिलेंडर के अंदर ही तो पिस्टन होगा भाई, एक के पीछे एक सिलेंडर, और इसके बाद आपका जो है यहाँ पर आपका इस तरीके से ये चलते हैं। तो ये इंजन कौन सा है? यह है इन लाइन इंजन। ठीक है, इन लाइन इंजन आपका ये होता है। ठीक है, आगे अभी आएगा। ठीक है, और जनरली अपोज इंजन, इसको देखते चलिए। ठीक है भाई, अंशु भाई ठीक है, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा, मैं कोशिश करूंगा। ठीक है, ठीक है भाई अंशु
तो भाई मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि हिंदी। अब देखो ये हॉरिजॉन्टली अपोज्ड इंजन हो गया, देख रहे हो, देख रहे हो, हॉरिजॉन्टली अपोज्ड इंजन, लेटा हुआ इंजन है, बीच में इधर लगी है, पिस्टन इधर जा रहा है, पिस्टन इधर जा रहा है, देख रहे हो ना कैसे चल रहा है ये। तो ये कौन सा इंजन है, देखो ये कौन सा इंजन है, तो आप कहोगे ये हॉरिजॉन्टली अपोज्ड इंजन है। देखो एक इधर जा रहा है, एक उधर जा रहा है, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, ये कौन सा इंजन है भाई, ये है आपका हॉरिजॉन्टली अपोज्ड इंजन, ठीक है। टाइमिंग चेन को ही टाइमिंग गियर कहते हैं, हाँ भाई बिल्कुल, उसी को टाइमिंग चेन बोल लो आप, चाहे आप अलग अलग व्यवस्था होती है, मैं दूसरे तीसरे क्लास में चैप्टर 2 में पढ़ाऊंगा, चाहे आप टाइमिंग चेन बोलो, चाहे टाइमिंग गियर बोलो, चाहे टाइमिंग बेल्ट बोलो, बस उसको ऑपरेट करने के हिसाब से आप उसको बोल सकते हैं। अब ये पीछे वाला पार्ट है, देखो इधर से क्या हो रहा है, तो इधर से सक्शन, कंप्रेशन, पावर, फ्री चार्ज, देख रहे हो ना, ऐसे ही आप सारे प्रोसेस पढ़ोगे, देखो सक्शन, कंप्रेशन की पावर, फ्री चार्ज, सक्शन, कंप्रेशन की पावर, फ्री चार्ज, देखो ऐसे आपका इंजन काम करता है। देखो अब एक सिलेंडर यहाँ पे आ रहा है, एक सिलेंडर देखो यहाँ पे जा रहा है, देखो ये 90 डिग्री यहाँ पे दिखाया है कि 90 डिग्री मेनली जो होता है, एक देखो इधर क्रॉस सेक्शन करके दिखा दिया, एक ये इधर जा रहा है, ये कैसा इंजन है भाई, ये आपका वी इंजन, देखो सक्शन फिर कंप्रेशन, कंप्रेशन शुरू करते हैं पावर, पावर, पावर मिला, फिर आपका एग्जॉस्ट, ठीक है, सक्शन, फिर उसके बाद क्या हुआ, कंप्रेशन, फिर कंप्रेशन कहते हैं पावर, कंप्रेशन कहते हैं पावर, फिर उसके बाद एग्जॉस्ट, तो वो आपका कैसा था, वी टाइप का इंजन था। अब देखो ये कैसा, ये रेडियल इंजन, ये कैसा इंजन है भाई, ये आपका रेडियल, देखो इस तरीके से चलता है, तो रेडियली एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, और बीच में क्या होता है, बीच में आपका क्रैंक शाफ्ट होता है, बीच में क्या होता है, क्रैंक शाफ्ट। देखो अभी यहाँ पे हो रहा है, जब ये सिलेंडर कंप्रेशन, ये वाला पिस्टन कंप्रेस करते हुए आएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, पावर, अब यहाँ लाइट जलेगी, लाइट मतलब पावर स्ट्रोक मिलेगा, पावर स्ट्रोक होगा तो फिर ये पीछे जाएगा, फिर उसके बाद इसी तरीके से सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट, सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट, ठीक है। चलिए आपका एल हेड होता है, इसमें पहला होता है आपका एल हेड, दूसरा आपका होता है आई हेड, दूसरा आपका होता है आई हेड, तीसरा आपका होता है भाई टी हेड, ये बस नाम जानो भैया, और चौथा आपका होता है एफ हेड, चौथा आपका क्या होता है, एफ हेड, ठीक है। तो ये आपका होता है वाल्व की व्यवस्था के आधार पर इंजन का क्लासिफिकेशन, ये बस नाम जानो, एल हेड, आई हेड, टी हेड और एफ हेड, ठीक है भाई, इतना क्लियर है, ठीक है। देखो ये नया वाला है, साइलो डेप्थ कंबस्टन चैम्बर क्या होता है, ठीक है। चलिए बताऊंगा भैया, बताऊंगा, साइलो डेप्थ कंबस्टन चैम्बर भी बताऊंगा, ठीक है, लेकिन खैर नहीं रखोगे, मैं आपको साफ करूंगा कुछ नहीं, ठीक है, कुछ नहीं बताऊंगा, ठीक है। चलिए तो पहला क्लास मैंने आपसे कहा है, पहला क्लास सिलेबस डिस्कशन किया है, कंस्ट्रक्शन में देखेंगे, मैंने आपसे बोला हाथ जोड़ के भाई मुझे 10 क्लास दे दो, बस 10 क्लास तक शांति से जो पढ़ा उसको सुन लो, 10 क्लास में ही आपके इतने डाउट दूर हो जाएंगे, जितना आप ज्ञान जितना डाउट हो 10 क्लास में ही खत्म हो जाएगा मेरे पे, ठीक है। चलिए तो यह है कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, आप यहाँ पर देखोगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, इसमें देखो क्या है, क्या कहा, ये डीजल इंजन में पिस्टन की रेसिप्रोकेटिंग मोशन को, पिस्टन की जो रेसिप्रोकेटिंग मोशन है उसको क्रैंक शाफ्ट के द्वारा रोटरी मोशन में बदला जाता है, इस प्रकार के इंजन को रेसिप्रोकेटिंग इंजन कहते हैं। देखो प्रश्न कुछ नहीं है, बस फालतू में कहानी लिखा है, इसने पूछा कि रोटरी इंजन को उदाहरण दीजिए, तो रोटरी इंजन में मैंने आपको क्या बताया था, रोटरी इंजन को हाँ पावर स्ट्रोक को वर्किंग स्ट्रोक भी कह सकते हैं, बिल्कुल कर सकते। तो एक रोटरी इंजन का उदाहरण क्या है भाई, रोटरी इंजन का उदाहरण है बैंकल इंजन, मैंने आपको क्लासिफिकेशन में पढ़ाया। अधिकतर पेट्रोल और डीजल इंजन कैसे होते हैं, अधिकतर जो पेट्रोल और डीजल इंजन होते हैं कैसे होते हैं, रेसिप्रोकेटिंग टाइप, कैसे होते हैं भाई, रेसिप्रोकेटिंग टाइप। रेसिप्रोकेटिंग टाइप का मतलब ये कि उसमें आपका सिलेंडर के अंदर पिस्टन क्या करता है, आगे पीछे मोशन करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं रेसिप्रोकेटिंग मोशन, ठीक है। तो ये है आपका, अगला है आपका डीजल इंजन को उसका नाम किससे मिला, जिसने मार्गदर्शन वाला कार्य किया उसका नाम क्या है। तो डीजल इंजन को विकसित किसने किया, या विकसित करने में जो सबसे ज्यादा भूमिका निभाई डीजल इंजन को विकसित करने में, वो किसने निभाई मेरे भाई, तो वो थे जो इंजीनियर थे रुडोल्फ डीजल, उन्होंने उसको विकसित करने में जो है सबसे ज्यादा भूमिका निभाई। तो इन्हीं के नाम पर उस इंजन का नाम क्या रखा गया, डीजल इंजन, ठीक है। पेट्रोल इंजन को अन्य नाम से भी जाना जाता है, यह नाम क्या है, तो भाई पेट्रोल इंजन को हम लोग क्या कहते हैं, गैसोलीन इंजन भी कहते हैं, पेट्रोल इंजन को क्या कहते हैं, गैसोलीन इंजन भी हम लोग कहते हैं, ठीक है। चलो अब कंबस्टन देखो, ये पिछले क्लास का प्रश्न है कि कंबस्टन इंजन में ऊर्जा का परिवर्तन 2 चरणों में होता है। पहला चरण कि ताप ऊर्जा को रिलीज करने के लिए ईंधन को जलाया जाता है, दूसरा चरण क्या, ताप ऊर्जा को मैकेनिकल ऊर्जा में बदला जाता है। यानी कि दूसरा स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप क्या है कि हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर क्या है, हीट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है भाई, ये ध्यान हो गया। अब आपको कुछ प्रश्न के उत्तर देने हैं, कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं, और उसके बाद आज की क्लास को हम लोग यहीं पर खत्म करेंगे प्रश्नों के उत्तर के साथ, ठीक है। चलिए तो इनलाइन इंजन का प्रकार क्या है, इनलाइन इंजन किस प्रकार का है, ये जो फिगर दिया है, ये फिगर दिया है कैसा है बताओ, कैसा दिया है, तो आप कहोगे सेंटर में एक वृत्त बना दिया, ठीक है,